नमस्कार स्टूडेंट्स, मैथ्स एकेडमी 99 और C9 के में आपका स्वागत है। मैं संजय मोहन भटनागर एजुकेटर हूं C9 के में, और C9 के की तरफ से जो एक टेस्ट सीरीज चल रही है अभी MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, उसमें यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर मैंने तैयार किया था, जो आपने 30 जनवरी को जिसको अटेम्प्ट किया, और आज हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। और थोड़ी कोशिश ये रहेगी जब मैं आपको इसको सॉल्व कराऊंगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी एक्सप्लेनेशन में यदि मुझे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ा या उससे एसोसिएटेड कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लेन करनी पड़ी, तो मैं वो भी आपको हाथ के हाथ यहीं साथ साथ तैयार कराऊंगा। कारण बड़ा सिंपल सा ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी न सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप टैगलाइन देख ही रहे हैं, यदि आप अटेम्प्ट कर लेते हैं सक्सेसफुली 215 प्लस GS3 मेंस में, जो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, तो आप अपने सिलेक्शन को इंश्योर करते हैं। तो ज़रूरी इन सब के लिए ये है कि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उथले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है। अब देखिए, जब हालांकि बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन आए आपको और आपको उसके सॉल्यूशन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, तो आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहिए। यानी एलिमिनेशन मेथड मतलब आप जो आंसर नहीं हो सकते हैं उनको आप अलग कीजिए। ओके, तो उथले हैंडपंप से ऑब्वियसली जो उथले हैंडपंप में जो पानी आएगा, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा गहराई से पानी नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो गंदगी है ऊपर की, वो उस पानी में आ सकती है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं आ रहा है। तो जो तल की जो सरफेस की जो गंदगी है वो पानी में आ सकती है, क्योंकि उस लेवल तक वो परकोलेट हो रही है जिस लेवल से पानी को खींचा जा रहा है। तो ऐसे पानी से हैजा हो सकता है, ऑब्वियसली टाइफाइड हो सकता है, पीलिया हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है ये। ओके, और ऑब्वियसली फ्लोरोसिस नहीं हो सकता। फ्लोरोसिस फ्लोराइड की अधिकता के कारण होता है। तो उथले हैंडपंप से फ्लोरोसिस होने की संभावना लगभग नहीं है। अब यहीं पर मैं आपको दो तरह का फ्लोरोसिस और बता देता हूं। एक तो होता है डेंटल फ्लोरोसिस, जो बच्चों को होता है, 8 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को होता है, और ये जब बहुत ज़्यादा बच्चे उस समय फ्लोराइड ले रहे होते हैं तो डेंटल फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। ओके, और दूसरा है स्केलेटल फ्लोरोसिस, यानी कि ये हड्डियों की, स्केलेटल से आप समझ रहे होंगे, ये हड्डियों की बीमारी है, और ये भी फ्लोराइड के बहुत ज़्यादा अगर संचय हो जाए तो उसके कारण भी ये बीमारी होती है। इससे हड्डियों को और जोड़ों को नुकसान पहुंचता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सरल सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध लाइकेन बनाता है। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सो ऑब्वियसली एक एल्गे और एक फंगस, शैवाल और कवक। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको इसमें दूंगा। सो दिस इज द आंसर। तो अब ये जो शैवाल और कवक हैं, ये थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। शैवाल और कवक ये दोनों यूकैरियोटिक जीव हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन में मैं आपको दो चीज़ें समझा रहा हूँ। एक तो ये समझा रहा हूँ, और दूसरा यहाँ पर शैवाल और कवक को प्रोटिस्टा और कवक प्रोटिस्टा एंड फंगाई किंगडम के अंतर्गत कैटेगराइज किया गया है। ओके, दो चीज़ें समझते हैं बहुत क्विकली। यूकैरियोटिक समझना आपके लिए बहुत सरल है। ये सेल हैं, जो कोशिका हैं, कोशिका दो तरह की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। ओके, यूकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, कोशिका में सुपरिभाषित न्यूक्लियस है या केंद्रक है, और बाकी जो कोशिकांग हैं, बाकी जो ऑर्गेनल्स हैं, अगर वो झिल्ली से आबद्ध हैं, झिल्ली से बंधे हुए हैं या मेम्ब्रेन बेस्ड हैं, तो ऐसे सेल्स को हम यूकैरियोटिक, और ऐसे सेल्स को धारण करने वाले जीवों को यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। तो ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक वो हुए जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, और जिनके सेल में जो बाकी ऑर्गेनल्स हैं, जो बाकी कोशिकांग हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है या झिल्ली से आबद्ध नहीं है। सिंपल। तो ये जो एल्गे और फंगाई हैं,
ये दोनों यूकैरियोटिक हैं, यानी कि इनका जो सेल है इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, इट इज न्यूक्लियस, और बाकी जो कोशिकांग हैं वो भी झिल्ली से आबद्ध हैं, मेम्ब्रेन बेस्ड है। दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। दूसरा पॉइंट मैंने बोला है कि शैवाल और कवक को प्रोटिस्टा और कवक किंगडम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण में आपको थोड़ा सा जो टेक्सोनॉमी है उसको थोड़ा सा बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखनी चाहिए। ऑर्गेनिज्म दो तरह के हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट। अब ये जैसे मैंने आपको बताया इसमें जो है वेल डिफाइंड केंद्रक नहीं है और इसमें मेम्ब्रेन या झिल्ली मेम्ब्रेन बेस्ड ऑर्गेनल्स भी नहीं है। ओके, इसमें केंद्रक है और मेम्ब्रेन बेस्ड ऑर्गेनल्स भी हैं। ओके, झिल्ली वाले झिल्ली के साथ कोशिकांग। ओके, अब ये जो प्रोकैरियोट हैं ये सब यूनिसेल्यूलर हैं। यूनिसेल्यूलर मतलब इसमें जितने भी जीव हैं प्रोकैरियोटिक उनमें एक ही सेल है या एक ही कोशिका है। ओके, और इसमें सारे बैक्टीरिया इसमें आ जाते हैं, तो आर्क बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों आ जाते हैं इसमें, और इन दोनों को हम मोनेरा बोलते हैं। मोनेरा मैं आपको और तब समझाऊंगा जब हम टेक्सोनॉमी पढ़ रहे होंगे या क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होंगे बायोलॉजी में। ओके, अब ये जो यूकैरियोट हैं ये दो तरह के हैं, फिर से यूनिसेल्यूलर यानी सिंगल सेल। ये जो प्रोटिस्टा है ये सिंगल सेल है, सिंपल, और इसके पश्चात मल्टी सेल्यूलर यानी कि एक से अधिक कोशिकाएं हों यदि जीव में तो उसको हम मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं। मल्टी सेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर जीव या एकाधिक कोशिका वाले जीव दो तरह के होते हैं, जिनमें सेल वॉल होती है या हिंदी में बोलें तो कोशिका भित्ति होती है, और वो जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति जिनमें नहीं होती, ऑल एनिमैलिया यानी कि जितने भी जंतु हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, वो सब इसमें आते हैं, इसमें, क्योंकि एनिमैलिया के या जंतुओं के कोशिका में सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं होती। ओके, अब हम बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर बट विद सेल वॉल, कोशिका भित्ति के साथ। ये फिर से दो तरह के होते हैं, एक वो जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं, एक वो जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं उनको हम प्लांटिया बोलते हैं, यानी कि जितने भी पादप हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सब एक्सेप्ट फंगाई, ओके, कवक के अतिरिक्त वो सब यहां आते हैं। और फंगाई फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं, ये आते हैं इस जगह। तो मेरे ख्याल से आपको अंतर बहुत क्लियर कट समझ में आ गया कि अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा क्या था, तो एल्गे जो था यानी शैवाल वो प्रोटिस्टा था। ये जो एल्गे है ये यूकैरियोटिक है लेकिन सिंगल सेल है। एक कोशीय, ओके। लेकिन अगर हम फंगाई की बात करें, यूकैरियोटिक है लेकिन बहुकोशीय। ये बेसिक फर्क है। ये मैंने आपको यहाँ इसलिए बताया कि प्रीलिम्स में यदि इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाएं तो वो आपके गलत ना हो पाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत सरल सवाल है। जीएसएलवी में कितने चरण होते हैं? जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल में या जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल में कितने चरण होते हैं? तो दिस इज सिंपल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को, सिक्रीशन को नियंत्रित करती है? ये पिट्यूटरी ग्रंथि और ये इसके ऊपर एक और ग्रंथि जो इसके स्राव को कंट्रोल करती है,
इस ग्रंथि का नाम जानना चाहा है। सो इस ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मैं थोड़ा सा बात करूंगा आपसे। देखिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो चीज़ ये है कि पिट्यूटरी का नाम याद रखिए, हाइपोफिसिस। ओके, हाइपोफिसिस, सिंपल, इसको याद रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एंडोक्राइन है और हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे है, और ये 8 पारस्परिक संबंधित अंतःस्रावी या एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से एक है। ये रही, बाकी के नाम आपको ज़रूर याद रखने चाहिए। पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल, थाइमस, पैनक्रियास, ओवेरी एंड टेस्टिस। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हाइपोथैलेमस का रोल बताता हूँ। और दूसरी बात, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी वो होते हैं जो अपने सिक्रीशन को सीधे ब्लड में छोड़ते हैं, सिंपल। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा सिक्रीशन करता है, ऐसा हार्मोन सिक्रीट करता है जो दूसरी ग्रंथियों को स्टिमुलेट करे। ओके, कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा। जैसे ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि एक ऐसा हार्मोन जो थायराइड को उत्तेजित करे या स्टिमुलेट करे, उसको सिक्रीट करता है, रिलीज करता है। क्या होता है कि जब थायराइड ग्रंथि काम नहीं करती है तो थायराइड ग्रंथि बेसिकली 2 तरह के हार्मोन सिक्रीट करती है, T3 T4। किसी कारण से थायराइड ग्रंथि में कोई बीमारी होने के कारण, शरीर में किसी भी बीमारी के कारण हो सकता है थायराइड ग्रंथि में कोई समस्या आ जाए और T3 T4 का जो उत्पादन है, जो सिक्रीशन है, प्रॉपर ना हो, कम हो जाए, तो ऑब्वियसली सीधे सीधे मेटाबॉलिज्म पर फर्क पड़ता है शरीर के। तो इस ग्रंथि को, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है और फिर T3 T4 का सिक्रीशन शुरू होता है। तो यहाँ पर आपको एक एडिशनल जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जब हम थायराइड का टेस्ट कराते हैं तो जनरली सिर्फ और सिर्फ T3 T4 का ना ही भी कराएं तो सिर्फ TSH का टेस्ट कराया जाता है। तो अगर किसी की ब्लड स्ट्रीम में TSH बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसका थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है। और एक छोटी सी चीज़ और समझ लेते हैं इसमें कि ये जो हाइपोथैलेमस है ये पूरे हार्मोन सिस्टम को कंट्रोल करती है। ये क्या करती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन जारी करता है। ये हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी, इसने इसको हार्मोन जारी किया और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ने आवश्यकता अनुसार हार्मोन जारी किए दूसरी ग्रंथियों को एग्रावेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए। कौन कौन सी ग्रंथियों को? एड्रेनल्स, थायराइड, ओवरीज, टेस्टिकल्स। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, मेरे ख्याल से ध्यान रहेगा। ये एक सरल सवाल है, यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो इस श्रृंखला में मोर को कितनी ऊर्जा मिलेगी? तो बहुत सिंपल है ये। तो यहाँ पर हमारे पास 20 जूल है, चूंकि 10% ही आगे ट्रांसफर होता है तो ये 2 जूल हुई। नेक्स्ट स्टेज पर ये 2 जूल हुई, ये 0.2 जूल हुई, यानी कि 2 जूल का 10%, और यहाँ पर जो हमको मिली वो 0.02 जूल। सिंपल। ओके, नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये बहुत सरल सवाल है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो थी वो थॉमसन ने की थी। एक्चुअली जब ये एटॉमिक मॉडल आया थॉमसन का 1900 के आसपास, और ये तब आया, आपने सबने मेरे ख्याल से पढ़ा भी होगा कि उन्होंने एक वाटरमेलन मॉडल दिया था कि एक तरबूज जिसको बोलते हैं कि उसमें जो बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन के रूप में हैं और जो पॉजिटिव चार्ज है वो सब तरफ बिखरा हुआ है। ओके, तो ये थॉमसन का मॉडल था जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी के बारे में बताया, थॉमसन। ओके, परमाणु का जो पहला मॉडल आया वो 1804 में आया डाल्टन का। 1900 के आसपास दूसरा मॉडल आया थॉमसन का। इसमें सबसे पहली बार नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बात हुई। इसके पश्चात रदरफोर्ड का मॉडल आया।
ये 1910 के आसपास आया और इस मॉडल को थोड़ा सा ठीक किया बाद में नील बोर ने 1912 के आसपास। ओके, आसान क्वेश्चन था। जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? हम सूर्य के सम्मुख होते हैं व इसे बारिश की बूंदों के माध्यम से देखते हैं। इम्पॉसिबल। अगर आप सूर्य के सम्मुख होंगे तो सूर्य की चमक आंखों में आएगी, कुछ देख ही नहीं पाएंगे। सो ये आउटराइटली आउट हो गया। हल्की वर्षा में हम सूर्य के सम्मुख होते हैं, हो ही नहीं सकता। आकाश साफ रहता है, इम्पॉसिबल। सूर्य आकाश में निचले स्थान पर होता है, नो। सो द करेक्ट आंसर इज एलिमिनेशन मेथड से सूर्य हमारे पीछे रहता है और हम बारिश की बूंदों का सामना करते हैं। ठीक, बारिश हो या ना हो, बारिश होकर चुकी हो, लेकिन सूर्य हमारे पीछे रहता है। और ओके, दिस इज द आंसर। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ और समझाना चाह रहा हूँ कि सूर्य को प्रेक्षक के पीछे होना चाहिए। द सन नीड्स टू बी बिहाइंड द व्यूअर। क्लियर? और सूर्य को आकाश में नीचा क्षितिज से 42 डिग्री से कम कोण पर, इसको प्लीज ध्यान रखिए। क्षितिज मतलब जहां धरती और आसमान मिलते हुए महसूस होते हैं, तो वहां से अगर हम 42 डिग्री का कोण बनाएं तो 42 डिग्री से नीचे होना चाहिए सूरज को। उसको याद रखिए। आकाश, इसको भी याद रखिए। आकाश में सूर्य जितना नीचे होगा, इंद्रधनुष का चाप उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, द लोअर द सन इन द स्काई द मोर ऑफ एन आर्क ऑफ ए रेनबो द व्यूअर विल सी। सिंपल। और बारिश या पानी की बूंदों का कोई जो भी स्रोत हो दर्शक के सामने होना चाहिए। तो ये दर्शक है, ये सन है और ये जो है रेनबो है। सिंपल। ओके, एक चीज और समझानी है इसमें। मैं आपको इसे और एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ यहां आपको बहुत क्विकली समझा देता हूं कि ये पानी की बूंद है। पानी हवा से प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश कर रहा है, माध्यम का परिवर्तन हो रहा है। आई रिपीट, प्रकाश वायु से पानी में प्रवेश कर रहा है, माध्यम का परिवर्तन हो रहा है। तो जब माध्यम का परिवर्तन होता है तो प्रकाश की किरण की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, दिशा चेंज हो जाती है, और इस घटना को हम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन बोलते हैं। सिंपल सिंपल। वायु पानी की तुलना में कम ऑप्टिकली डेंसर है, पानी वायु की तुलना में ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है। तो क्या होगा कि प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ आएगी। ये वायु, ये जल, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये ऐसे आएगी अभिलंब की तरफ। सिंपल। और ये आके यहां टकराती है। जब ये यहां टकराती है तो यहां से ये बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार क्या होगा कि ये पानी से वायु में जाएगी। जब पानी से वायु में जाएगी, अर्थात ये ऑप्टिकली डेंसर है, ये कम घनत्व है इसका, ठीक। तो ये क्या करेगी इस बार, इसका ठीक उल्टा होगा। जल से वायु में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर चली जाएगी, और ये ऐसे एंगल पे फॉल करती है, यहां पर ऐसे एंगल पर फॉल करती है कि ये एक्चुअली ये वाला जो रिफ्लेक्शन है ये इंटरनल रिफ्लेक्शन में हो जाता है और ये परावर्तित हो जाती है। तो ये इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये परावर्तित हो रही है, सिंपल सिंपल, और यहां से फिर ये बाहर निकल रही है। ओके, सो दिस फिनोमिना क्रिएट्स इंद्रधनुष। इसको मैं आपको और समझाऊंगा जब हम पढ़ेंगे अपवर्तन या रिफ्रैक्शन, जो आपके कोर्स में है, GS3 मेंस के कोर्स में है, यूनिट 1 में।
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अभिलंब से दूर जा रही है। ओके, यहाँ छोटा एंगल है, यहाँ बड़ा एंगल है। क्यों? सेम चीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ भी ये जल से वायु में जा रही है, लेकिन यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर इसको क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल, ये वाला क्रिटिकल एंगल जिससे रिफ्लेक्शन हो जाए इंटरनली, ये इसको नहीं मिल रहा है। ओके, ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि जब अंदर बार बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसको मैं आपको समझाऊंगा जब हम लोग पढ़ रहे होंगे रिफ्लेक्शन में ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नोबल गैस है? बहुत सरल सवाल है। तो हीलियम इज द नोबल गैस। नोबल गैस क्या होती है? नोबल गैस का अर्थ यह है कि इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इस गैस के परमाणु का जो सबसे बाह्यतम कोश है वो पूरा भरा हुआ है, इसलिए ये किसी भी केमिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेगी। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, और वो ये है कि ये इस ग्रुप में है। इसको जीरोथ ग्रुप भी बोलते हैं, 18वां ग्रुप है ये, इसको जीरोथ ग्रुप भी बोलते हैं। ओके, और इसमें जो नोबल, ये सब नोबल गैसेस हैं। ठीक, इनके नाम है, नाम आपको जरूर ध्यान रखने चाहिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, और ये सिंथेसाइज्ड है, ओगेनोसॉन। ओके, सिंथेसाइज मतलब बनाया गया है। ठीक, बाकी सब नेचुरली अकरिंग है। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वातावरण में रेडॉन के अलावा सारी गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस। और जहाँ तक बात रही हमारी ओगेनोसॉन की, तो ये ऑब्वियसली सिंथेसाइज है, इसलिए इसका तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन बाकी जो 6 गैसेस बची, उसमें रेडॉन एटमॉस्फेयर का हिस्सा नहीं है, प्लीज़ ध्यान रखिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आर्गन तीसरे नंबर पर आती है अगर हम इसके टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करें एटमॉस्फेयर में। तो ओके, ऑब्वियसली पहले नंबर पे नाइट्रोजन है। ये एक आसान सवाल है। भारत द्वारा लॉन्च किया गया नवीनतम PSLV कौन सा है? सिंपल क्वेश्चन, C51। तो ये 53वां मिशन है PSLV कार्यक्रम का, और इसको ब्राज़ील के अमेज़ोनिया 1 और दूसरे बाकी 18 छोटे छोटे उपग्रहों के साथ 28 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया। ओके, और ये वाणिज्यिक प्रक्षेपण है या कमर्शियल लॉन्च है। किसने एग्जीक्यूट की है? NSIL ने। NSIL का आपको फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। आँख का रंग इनमें से किसके अंदर मौजूद वर्णक या पिगमेंट पर निर्भर करता है? प्लीज नोट इट डाउन, ध्यान रखिए, इट इज आयरिस। ओके, और इसको समझ लीजिए कि ये आयरिस है, ये जो रंग देख रहे हैं आँख का, ये इस आयरिस, ये अंदर तो ऑब्वियसली पुतली है, इसको इंग्लिश में पीपल बोलते हैं, लेकिन आँख का रंग जो है वो इस आयरिस के कारण होता है। और आयरिस की एक और भूमिका है जो इम्पॉर्टेंट है कि एक्चुअली प्रकाश तो यहाँ से जा रहा है, पुतली में से प्रकाश जाता है, तो कितना प्रकाश आँख में जाना चाहिए इसको कंट्रोल करती हैं आयरिस की मांसपेशियाँ। इसकी मांसपेशियाँ ये सिकुड़ती और फैलती रहती हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके।